आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और हमें जिसमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हमें है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जिसके हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसमें हमें फोकस करना है और जो हमें पढ़ने हैं आज, वो हमारे पास हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, कंपेयर द एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल्स, आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले अपना एसएलओ नंबर 4.2 पढ़ेंगे हम। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट सेल से पहले पढ़ेंगे हम ये। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो उसमें हमें दो सेल्स दिए हुए हैं, एक है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब ही क्या है, बिफोर। जो अर्लियर हमारे पास सेल थे जिससे यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन हुई है, जिससे यूकैरियोटिक सेल निकले हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल से निकले हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें सो दे वर अर्लीस्ट सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ कंपोजिशन इस तरह है कि इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है जिसको हम प्रोकैरियोटिक डिफ़ाइन करते हैं वो ये है कि इनके न्यूक्लियस में नो ट्रू मेम्ब्रेन होती, मतलब कि मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे कि क्रोमैटिन मटेरियल हुआ या डीएनए हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल या फिर स्लैश न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल, ये क्या होता है, डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है आपके साइटोप्लाज्म में। यानी कि इसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं होता, कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम इससे कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में खुसूसियत है कि बैक्टीरियल सेल्स जो हमारे पास कहलाते हैं वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स भी उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, तो इसलिए हम कहते हैं इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मेन डिफरेंस ही यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो हमारे पास जो ये आउटर कवरिंग है ना, मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं सेल की मेम्ब्रेन, उसे हम प्रोकैरियोट में कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, आउटर कवरिंग। अच्छा, उसके बाद हमें आती है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल से बीनीथ हमारे पास अंडर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड टाइप होता है, वाटर होती है इसमें, ठीक है। और जो है हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स हैं। और ये हमारे पास न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए हम जिसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डेंस क्रोमोसोम कहते हैं, या फिर डेंस क्रोमैटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास होता है प्लाज्मिड, जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है एज अ वेक्टर, जिसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये हमारे पास आ गए मीजोसोम्स। ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है ना थ्रेड लाइक, यहाँ पर, ये नहीं, ये कह रहा हूँ मैं, इसे हम कहते हैं पाइलस। इसकी जो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म इसके हम कहते हैं क्या कहते हैं, सॉरी ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं इसे पिलाए, या क्योंकि पिलाए हमारे पास कॉन्जुगेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, तो ये कॉन्जुगेशन में काम आता है पिलाए। और जो ये हमारे पास ये है, पहले मैं इस क्रॉस को हटा दूँ, ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। तो फ्लैजिला हमारे पास किसके नहीं होता है, मूवमेंट के नहीं होता है,
अच्छा, अब हम अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ये कॉम्पोजिशन है इसकी सेल की, इसकी प्रोकैरियोट की, तो इसमें हमारे पास जो वाटर है साइटोप्लाज्म के अंदर वो तकरीबन 70% होता है हमारे पास वाटर। 70% वाटर हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। और बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है, और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत ही कोई मतलब आसान सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स का, और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास है यूकैरियोट। यूकैरियोट का हमारे पास जो सबसे मेन फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, यानी कि यूकैरियोट मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में आपके पास जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं खाली, ठीक है। तो अब हम जब क्या कहते हैं यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल में आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यहाँ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उन्हें हम रफ एंड RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर आप देखें एक एनवलप है, तो इसलिए हम इसे यूकैरियोटिक कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अंदर DNA मटेरियल है या क्रोमैटिन मटेरियल है। अंदर इसके न्यूक्लियोलस है जो कि डेंस मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स हैं आपके बाहर, और जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आपके राइबोसोम्स बनते हैं, और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री है। और ये हमारे पास जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले मैं इसको कैंसिल कर दूँ। ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ये हमारे पास गोल्गी एपैरेटस है, और बाकी हमारे पास अदर चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट का। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में, जो हमारे पास ये मीजोसोम्स है ना, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया की, ये आपके अंदर इन्वेजिनेट हो रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसका जो मेन फंक्शन है कि DNA की रेप्लिकेशन की नहीं इन्वॉल्व होती है और सेल डिवीजन की नहीं है। मीजोसोम DNA रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, और जो कुछ मीजोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो कि सेल के बाहर होते हैं, उनके एक्सपोर्ट के लिए भी मीजोसोम्स काम करते हैं। और रेस्पायरेशन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, वो भी मीजोसोम्स के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास एक मीजोसोम की भी डेफिनेशन आ गई, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इनका कंपैरिजन। हमारे पास ये वाला एस्ट्रो तो कवर हो गया, कंपेयर कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। अब हम बात करेंगे कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे खाली। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर को बात करेंगे, फिर हम उनकी जो डेफिनेशंस हैं हमारे अकॉर्डिंग टू एसएलओज वो पढ़ेंगे। तो अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को एक साथ देखें तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ये अगर आप देखें न्यूक्लियस, और ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर में हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, प्लांट्स के अंदर थोड़ा साइड में न्यूक्लियस होता है, वो क्यों उसकी वजह बताता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। और एनिमल सेल में हमारे पास सेंटर में होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्गेनील्स हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास राइबोसोम्स हैं, और यहाँ हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। यह हमारे पास फ्लूइड मॉडल है साइटोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड टाइप। यहाँ हमारे पास एनिमल सेल में के सेल वॉल नहीं होते, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की आउटर कवरिंग होती है, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। और ये हमारे पास जो है, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम कहते हैं, इससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उससे हम कहते हैं एंड्रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपैरेटस से गोल्गी एपैरेटस। ये हमारे पास होते हैं लाइसोसोम्स, यहाँ हमारे पास होती है वैक्यूल, ये हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे डिटेल में। इसी तरह प्लांट के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, सेल मेम्ब्रेन,
उसके बाहर क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, वो ज़रूर होगा इनके अंदर। वैक्यूल होती है प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से वैक्यूल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास स्टोरेज के लिए काम आता है, फूड के लिए, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो डेड हो जाते हैं या फिर प्लांट्स की वाटर की टर्जिडिटी के लिए वैक्यूल काम आती है। और वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उससे हम कहते हैं मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से आपका प्लांट के अंदर जो वो है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, वो साइड में होता है, क्योंकि एनिमल में वैक्यूल लेंगे तो इसलिए वो सेंटर में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलरली आपके पास गोल्जी अपैरेटस, आपके पास लाइजोसोम्स होंगे, आपके पास लाइजोसोम्स आपके पास एनिमल सेल के अंदर होंगे, प्लांट सेल के अंदर नहीं होंगे। राइबोसोम्स आपके पास प्लांट सेल के अंदर होंगे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स अटैच होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे। ये सब हो गया। प्लांट्स में है लाइटिक वैक्यूल्स विच एक्ट लाइक लाइजोसोम्स इन एनिमल सेल्स। प्लांट्स के पास जो हमें पता है क्या कहते हैं, वैक्यूल्स हैं, लाइटिक वैक्यूल्स होती हैं कि आपके लाइजोसोम्स के तरह फंक्शन करते हैं। लाइजोसोम्स मतलब किसी भी चीज़ को लाइटिक करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, डाइजेस्ट करना, पैथोजेनिक सब्सटेंसेस को लाइजोजाइम का काम है, लाइजोजाइम्स का काम है, तो उसमें लाइजोसोम्स होते हैं वो। और although they are not labeled here, plant cells have microtubules and secretory vesicles too। इनके पास भी microtubules होती है और secretory vesicles होती हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर। एक ही स्ट्रक्चर के बारे में दो नाम लिख दिए हमने, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, सेल वॉल दो से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पास हो गया। अब हमारा जो SLO है उसकी डिमांड तो पूरी हो गई, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अब हम बात करेंगे आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। अब जो इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको डिफाइन करना है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके हम फंक्शंस को देखेंगे। थोड़ा मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस के ऊपर चलते हैं हम, या तो न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं हम कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है। या फिर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सिंपल है, इसको डिफाइन भी कर सकेंगे आराम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। मैं कुछ यहाँ पे इमेजेस लगाऊंगा ताकि हमें समझ आए। तो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया हमारे पास, इसकी पिक्चर आ गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास प्लांट्स में भी है और एनिमल में भी है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। यह हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडर है, क्योंकि ATP सिंथेसिस करता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि ये ADP एडोनिसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट में, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये भी एक मेन पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम लेबलिंग की, स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसकी बहुत सारी लेबलिंग्स हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। हमें पता है कोई भी चीज़ की आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन से कवर है। अंदर की इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, यानी कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है किसी स्ट्रक्चर के अंदर। वो स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूँ। ये जो हमारे पास फोल्डिंग्स नज़र आ रही है ना, ये इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई। ये क्रिस्टी भी कह सकते हैं, वो मसला नहीं है। ये जो फोल्डिंग्स जैसे हम क्रिस्टी कहते हैं या क्रिस्टाई, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसके साथ साथ राइबोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास का वो है, फंक्शन है, सॉरी स्ट्रक्चर है तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसी क्रिस्टाई के अंदर हमारे पास होते हैं F1 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास क्रिस्टी के अंदर। F1 पार्टिकल्स कुछ हमारे पास इस तरीके के होते हैं, बॉल टाइप, ठीक है। और ये बॉल टाइप होते हैं,
तो अब अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट और से कुछ पार्टिकल्स का क्या फंक्शन है, तो जो हमारे पास क्रिस्टा होता है ना, ये मैं लिख देता हूँ क्रिस्टा, ये क्रिस्टी, ये हमारे पास बना होता है लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है क्रिस्टाई, और कंटेनिंग डिफरेंट एंजाइम्स एज वेल एज F1 पार्टिकल्स। हमें पता है इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं। एंजाइम बोलें तो ATP सिंथेटेस या सिंथेस, जो कि आपके पास ATP सिंथेसिस के लिए काम आता है, वो एंजाइम होता है। इसकी जो बना होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है और F1 पार्टिकल्स होते हैं। और जो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, ये आपके पास जब रप्चर्ड होती है ना, जब आपकी ये फटती है, तो आपके इससे F1 पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और फूड को कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जितनी भी आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसका फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे अपने पास जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत मेन टाइप है सेल की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी रहा, ये हमारे पास आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम इसको करेंगे डिफाइन। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स में जो कुछ सेल्स होते हैं उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नहीं होता, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में भी हमारे पास नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेन चीज़ है। RBCs के अंदर ये नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। अब ये जो हमारे पास कुछ टाइप की आउटर, हमारे पास कुछ सेक्स बने हुए हैं इस टाइप के, ये हमारे पास कुछ सेक्स टाइप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी अगर हम देख लें तो इसे हम कहते हैं सिस्टर्नाई। क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई। सिस्टर्नाई कह सकते हैं इसे हम। एक सेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, थ्रू द सेल हमारे पास होते हैं, और इनके अंदर का जो स्पेस होता है हम उसे कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास एक कंटिन्यूस है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर अपने एनिमल सेल में भी देखें या प्लांट सेल में देखें तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये सही है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, अब हमारे पास ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो स्मूथ और हमारे पास रफ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनसे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उससे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसके लिए काम आते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आते हैं ये, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स जो कि लिपिड्स की ही क्लास है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स की क्लास है, और हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन चीज़ों में, ठीक है। और से राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और जब राइबोसोम्स अटैच हैं तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बन के मिला होता है? हमारे पास
दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड मॉलिक्यूल्स एंड ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम सॉरी हमारे पास जो हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं, और ये हमारे पास RNA के लिए और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स के लिए हमारे पास काम आते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन से हमारे मिलके बने होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज इन फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली ये लोग एग्जिस्ट करते हैं राइबोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्वॉल्व करते हैं। The proteins produced by ribosomes enter the sacs of endoplasmic reticulum and move through them. अब जो आपके प्रोटीन्स हैं जो कि आपके राइबोसोम्स के ज़रिए आपके प्रोड्यूस हुए हैं वो आपके सिस्टर्नल स्पेस में जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनसे मूव करेंगे। स्मॉल सेक्स कॉल वेजिकल्स हमारे पास होते हैं, कुछ वेजिकल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये इस टाइप के वेजिकल्स निकलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, get separated from endoplasmic reticulum and join together to form Golgi bodies। ये मेन पॉइंट है। हुआ ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेजिकल्स निकले और ये आपस में फ्यूज़ हो गए, तो आपके ये फ्यूज़ होकर बना देंगे Golgi bodies। नाउ द प्रोटीन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द Golgi bodies। Golgi bodies हमारी प्रोटीन्स को बाहर निकाल देंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए काम आता है हमें पता है, और स्मूथ का भी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की। अब हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी अपैरेटस हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं पिक्चर को, इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है दरअसल इसे हम कहते हैं स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। फ्लैटेंड सेक्स का बना हुआ हमारे पास गोल्जी बॉडीज़, जिसे हम कहते हैं स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। मोर देन वन गोल्जी बॉडीज़ ही प्रेजेंट इन द सेल, एक से ज़्यादा हो सकती हैं गोल्जी बॉडीज़। अब अगर हम देखें तो जो स्टैक है इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म एट वन एंड फ्रॉम वेजिकल्स विच बट ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताया हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेजिकल्स निकलती हैं बट फॉर्म में, वो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और ब्रोक डाउन हो जाती हैं अगेन टू फॉर्म अगेन गोल्जी वेजिकल्स। गोल्जी अपैरेटस जिसे हम कहते हैं उसका मतलब है द स्टैक ऑफ सेक्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड वेजिकल्स। अब हमारे पास ये जो इनकमिंग वेजिकल्स हो गई, न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल्स हो गई, इन्हें हम मिला के कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन्हें मिला के कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम थोड़ा इसके फंक्शन के ऊपर चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और इन्वॉल्व इन द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन ट्रांसपोर्ट इट टू द आउटर पार्ट्स, अदर पार्ट ऑफ द सेल और आउटसाइड द सेल कॉल्ड सिक्रीशंस। हमें पता है कलेक्शन के लिए काम आती हैं गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, प्रोटीन को कलेक्ट करेंगी, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आएगा उनको प्रोसेस करेंगी, उनको सॉर्ट आउट करेंगी और देन ट्रांसपोर्ट करेंगी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, और या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड या अदर पार्ट्स ऑफ द सेल ये करेंगी, जिसे हम कहते हैं मिलाकर सिक्रीशंस। तो गोल्जी बॉडीज़ का एक और फंक्शन क्या है, सिक्रीशंस का, कलेक्शन का, प्रोसेसिंग का, सॉर्टिंग आउट का। गोल्जी वेसिकल्स आर ऑल्सो यूज टू मेक लाइसोसोम्स। हमें पता है ये जो कुछ वेसिकल्स हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये हमारे पास लाइसोसोम्स के लिए काम आती हैं। लाइसोसोम्स बोलें तो डाइजेस्टिंग कुछ हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके पैथोजेनिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लाइसोसोम्स के लिए। और गोल्जी वेसिकल्स जो हमारे पास आर ऑल्सो यूज टू मेक लाइसोसोम्स। ठीक है,
अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें गोल्गी बॉडी की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन प्रिपेयर्ड बाय राइबोसोम्स पता है हमें। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ शुगर टू द प्रोटीन, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। अभी हमने बात की, कलेक्ट करते हैं प्रोटीन्स को जो राइबोसोम से निकल के आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। फिर प्रोसेस किस तरह करते हैं, उनमें शुगर डाल देते हैं और उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं। ग्लाइको बोलें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोसेस कर देते हैं उन्हें इस फॉर्म में कि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं। प्रोसेस कर दिया, और इन प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं गोल्गी बॉडीज़ के, वो कन्वर्ट करते हैं शुगर इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं गोल्गी बॉडीज़ के अंदर, वो क्या करते हैं, शुगर्स को कन्वर्ट कर देते हैं सेल वॉल की, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, इन सब के सेल वॉल्स बनाने के लिए हमारे पास प्लांट्स के अंदर काम आते हैं गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस का एक बात करूँ ना, हमारे पास दो फेसेस हैं। ये फेस हमारे पास क्या है, आउटर, इसे हम कहते हैं, वेट अ मिनट, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस होता है ये, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस होता है ये, इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस, इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और जो ये फॉर्मिंग फेस होता है, ये आपका जैसे कि इसमें ये काम आता है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास जो वेसिकल्स निकलती हैं, वो गोल्गी अपैरेटस के साथ फ्यूज़ होती हैं और सिस्टर्नाए जो है फॉर्म करती हैं, और उसके साथ साथ फॉर्मिंग फेस हमारे पास बन जाता है। अब फॉर्मिंग फेस हो गया, और जो इनर आपका कॉन्केव हो गया, इनर कॉन्केव आपके पास होता है मैच्योरेशन फेस, मैच्योरिंग फेस इसे हम कहते हैं। अच्छा, अब जो मैच्योरिंग फेस है, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स जो हमारे पास मैच्योरेशन फेस में होती हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है गोल्गी बॉडी का, इनर कॉन्केव फेस का और आउटर कॉन्वेक्स फेस का। और आपके पास आउटर कॉन्वेक्स फेस होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होता है, सही है। यह हमारे पास गोल्गी बॉडी का फंक्शन है। क्योंकि जो हमारा आउटर कॉन्वेक्स फेस होता है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और न्यूक्लियस से अटैच होता है, और जो इनर कॉन्केव है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस का। सिस फेस कहते हैं ऐसे हम इनर फेस को, आउटर फेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस को ट्रांस फेस, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, इसमें हमारे पास इसी तरह वही जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सिस्टर्नाई फॉर्म होंगे, फोल्डिंग्स, इसका ल्यूमेन होगा, सिस्टर्नल स्पेस, सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगी, इनकमिंग वेसिकल्स होंगी, ये सब होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्गी अपैरेटस भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उसके बारे में, न्यूक्लियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। न्यूक्लियस अगर हम बात करें यूकैरियोट में, उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि अगर हम बाहर देखें तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, सही है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। न्यूक्लियस में हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल होता है हमारे पास, क्रोमैटिन मटेरियल होता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। हमारे पास पता है साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड है, और इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड टाइप। उसके अंदर हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो कि कंडेंस होकर डीएनए बनाता है, और एक अंदर एक डेंस डार्क स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती। और कुछ पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, जिनकी मदद से जो राइबोसोम्स यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, वो हमारे पास इन पोर्स के ज़रिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके अटैच हो जाएं और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करें। तो ये हमारे पास बस सिंपल फंक्शन था न्यूक्लियस का।
ठीक है। और ये सब हमारे पास था एक न्यूक्लियस का डेफिनेशन। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही बात है। न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, और इनर पार्ट आपका जो है इनर मटेरियल से अटैच होता है न्यूक्लियर कंटेंट का। तो ये हमारे पास पता चल गया इसका फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एसएलओ ख़त्म हुआ, फंक्शंस वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सब टॉपिक्स में एक चीज़ ये दी हुई है कि आप लाइसोसोम का फंक्शन बताएं। मैंने बता दिया लाइसोसोम का फंक्शन। प्लास्टिड द क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। वैक्यूल्स हमारे पास स्टोरेज मटेरियल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले कुछ हुआ ये था कि ये कंसिडर किया था कि आपके पास जो मॉडल है ये इस टाइप का है कि आपके जो प्रोटीन्स हैं वो सैंडविच होते हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। मगर बाद में कंसिडर ये किया गया कि प्रोटीन सैंडविच नहीं होते, बल्कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इस टाइप की है कि वो हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर है। प्रोटीन लेयर जो हैं आपके पास एम्बेडेड हैं लिपिड लेयर्स के अंदर एक मोज़ेक मैनर में, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसिडर किया गया था। ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हमारे पास जो है एक रोल है सेल का, हमें पता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये बैरियर करती है, एक्ट करती है एक बैरियर की तरह सेल के कंटेंट्स के अंदर और जो उनका इन्वायरमेंट है, सही है। सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये काम करती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को जाने देती है और आने देती है, हर किसी को नहीं। अब जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तकरीबन हमारे पास प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं और लिपिड्स की लेयर्स होती हैं। 20 to 40% हमारे पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, और 60 to 80% हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स। अब जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आपके पास लिपिड सॉल्यूबल हैं, क्रॉस कर लेते हैं इस मेम्ब्रेन को। अब इसी वजह से आपके जो मटेरियल्स का फ़्लो हो रहा है, वो आयंस का फ़्लो हो रहा है, वो एक डिफाइनाइट ग्रेडियंट की मदद से हो रहा है। और जो मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर हुआ, ग्लूकोज हुआ, वो न्यूट्रल होते हैं और वो आसानी से पास नहीं करते। अब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी डिफ़िकल्ट क्रॉसिंग होती है, डिफ़िकल्ट तरीके से क्रॉस करते हैं। अब जो कुछ सब्सटेंसेस आपके पास नहीं चाहिए हमें, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपके जो हैं बाहर भेज दिए जाते हैं और टेकअप किए जाते हैं अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाते हैं वो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नीड है। ये एनर्जी एटीपी की मदद से प्रोवाइड होता है, और एटीपी की मदद से प्रोवाइड होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड बाइलेयर है ये हमारे पास, हमें पता है ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारे पास टेल है फॉस्फोप्रोटीन्स की, ये जो लाइंस जा रही हैं, हेड नहीं टेल, ये हमारे पास क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होती हैं, नॉन पोलर टेल्स होती हैं। और जो ये हेड रीजन है ये हमारे पास होता है हाइड्रोफिलिक, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं पोलर हेड्स, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं
कार्बोहाइड्रेट, और इस पूरे फंक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन है और ये जो ये स्ट्रक्चर टाइप स्टिक है इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो मिलके क्या बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये अंदर हमारे पास एम्बेड हुआ कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। हमें पता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये। अच्छा, अब ये कुछ ग्रीन जो डॉट्स हैं इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इन्हें हम कोलेस्ट्रॉल का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो ये है हमारे पास ये होती है ग्लाइकोलिपिड। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसको हम कहते हैं पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इसे हम कहते हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, क्या कहते हैं,